माँ दुर्गा बनी गरीब की बेटियां। नीलिमा की शादी को 10 साल हो गए थे, पर अभी भी कोई संतान नहीं थी। वो सबके ताने सुन सुन कर परेशान हो चुकी थी। नीलिमा रोज भगवान के सामने रोती थी। हर तरह का पूजा पाठ करके देख चुकी थी। देख नीलिमा, मैंने पहले भी कहा था, आज वापस कह रही हूँ, एक बार दुर्गा माता की सच्चे मन से प्रार्थना करके देख। नवरात्रे भी आ रहे हैं, माता तुझे फल जरूर देंगी। काकी, मैं बिल्कुल हताश हो चुकी हूँ। इतने सालों से इतनी पूजा पाठ की है, किस किस मंदिर नहीं गई मैं। मुझसे अब और नहीं होगा। मेरा एक आखिरी कहना मान ले बेटा, देवी माँ तेरी गोद जरूर भरेंगी। नीलिमा काकी की बात मानकर दुर्गा माँ की मन से पूजा करती है। दिन रात उनकी सेवा करती है और पाठ आरती सब करती है। जल्द ही दुर्गा माँ उसकी मनोकामना पूरी करती हैं। उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो सबसे पहले जाकर काकी का आशीर्वाद लेती है और देवी माँ की उस पर ऐसी कृपा बरसती है कि उसकी कोख, जो 10 सालों से सूनी थी, उसमें एक बार में 9 कन्याएं आ जाती हैं। नीलिमा 9 लड़कियों को जन्म देती है, वो भी नवरात्रों में। अरे नीलिमा, ये तो चमत्कार हो गया। तेरे यहाँ तो जैसे 9 देवियां ही आई है। नीलिमा बहुत खुश होती है, पर उसकी सास शांता और उसका पति कमल उससे काफी नाराज होते हैं। हे भगवान, कौन पालेगा इन 9 मुसीबतों को और कैसे? मैं तो लुट जाऊंगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इनके पिता हैं। आपको खुश होना चाहिए कि आपके घर देवियां आई हैं। अरे इतनी देवियों का मैं क्या करूंगा? इनको खिलाना पिलाना ही भारी पड़ेगा मुझे। ऐसा कर, कुछ बस एक रख ले, बाकी अनाथ आश्रम में छोड़ा। कैसी बातें कर रही हैं माँ जी आप? ये आप ही का खून है। बच्चे अपना नसीब खुद लेकर आते हैं। इनका नसीब भी भगवान ने लिख कर भेजा है। मैं पाल लूंगी सबको। नीलिमा अपनी बेटियों के लिए सबसे लड़ जाती है। धीरे धीरे लड़कियां बड़ी होने लगती हैं और नीलिमा उन सबका नाम दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों पर रखती है। एक बार शांता नीलिमा को गरीब घर से होने का ताना दे रही थी। ये बात उसकी बेटी शैल को बर्दाश्त नहीं हुई। दादी, आप मेरी अम्मा से ऐसे बात नहीं कर सकती। वो हम सबसे बहुत प्यार करती हैं और उन्होंने बहुत मुश्किल से हमें पाला है। आप उनसे उल्टा सीधे तरीके से बात मत करिए। ये सुनकर ही उसकी दादी चुप हो जाती है, क्योंकि आज तक नीलिमा ने उनसे ऐसे बात नहीं की थी। शैल को ऐसा देखकर नीलिमा में भी थोड़ी हिम्मत बनती है। वक्त बीतता गया और लड़कियां बड़ी हो गई। नीलिमा की सारी ही बेटियां कामकाज और पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थीं। उधर शांता और कमल उनकी शादी की बात करने लगे थे। देख कमल, अभी तो इनकी ज्यादा उम्र है नहीं। तू एक एक करके इनके लिए लड़के देखना चालू कर। अभी से देखेगा तो लड़के मिलेंगे। हाँ माँ, एक एक करके जल्दी निकालना पड़ेगा इनको। और देर करी तो मैं तो बूढ़ा ही हो जाऊंगा। मेरी जिंदगी तो वैसे ही खत्म है। ये सब बातें कमल की बेटी कीर्ति सुन लेती है। पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं? आप दादी की बातों में क्यों आ जाते हैं? कीर्ति, तमीज से बात करो अपनी दादी के लिए। मैं उनके लिए कुछ नहीं सुनूंगा। और ये हमारे लिए कैसे बातें कर रही हैं? हमें शादी करके घर से निकालने की बात कर रही हैं, वो आप आराम से सुन रहे हैं। देख ले तू अपनी बेटियों को, कितना मुंह चलता है सबका। अभी से तेरे सर पर आकर खड़ी हो गई हैं। ये सब इनकी अम्मा ने ही सिखाया है सबको। आज तक मैंने तो आपसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करी। नीलिमा का आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। अब वो अकेली नहीं थी। उसकी बेटियां हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ी रहती थी। माँ, आप देखना, जब मैं वकील बन जाऊंगी ना, ये सब जो हमारे समाज में लड़कियों को बोझ की तरह माना जाता है, मैं सबके लिए लड़ूंगी। इस तरह से एक औरत को परेशान करने का अधिकार किसी को नहीं है। हाँ बेटी, सबकी तरफ से जरूर लड़ना और मेरा नाम रोशन करना। माँ, आप कुछ कहती क्यों नहीं है जब दादी आपको इतना उल्टा सीधा बोलती हैं? मेरी हिम्मत ही नहीं होती उनके सामने मुंह खोलने की। माँ, आपको अपने लिए बोलना चाहिए। अपने साथ गलत क्यों होने देती हैं? अच्छा, तो ये चल रहा है यहाँ। दोनों एक दूसरे को सिखाकर मुझे घर से निकालने की तैयारी में हो। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, आपको जो समझना है वो समझ लीजिए। इतना कहकर नीलिमा सुकन्या वहां से चले जाते हैं। एक दिन की बात है, एक शर्मिला नाम की औरत उनके यहाँ आती है। हाँ जी, आप कौन? अच्छा, तो तुम हो माँ। मतलब क्या है? अरे वो अपनी बेटियों के रिश्ते की बात की थी ना तुम्हारे पति कमल ने। हैं? रिश्ता? बेटियों का रिश्ता? नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बेटियां तो भी बहुत छोटी हैं, वो तो पढ़ रही हैं।
आप जाइए। अरे भाई, एक बार कमल को तो बुलाइए। वो तो कह रहा था 3-4 लड़कियां हैं, जरा जरा सा फर्क है उम्र में। तो मैंने कहा था मेरी नजर में है लड़के, सबकी एक साथ करा देंगे। हमें कोई शादी नहीं करवानी, आप जाइए। इतने में ही शांता वहां आ जाती है। रुको तुम। शांता कमल को आवाज लगाती है। कमल अपनी बेटियों की लाइन लगा देता है। जो भी आपको रिश्ते के लिए अच्छी लग रही हैं, अपने हिसाब से ले जाओ। ले जाओ मतलब? क्या बेच रहे हो मेरी बेटियों को? समझ क्या रखा है? अरे कमल, इसे समझा। बेच नहीं रहे हैं, रिश्ता कर रहे हैं। इस उम्र में शादी हो जाएगी तो दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। इतनी देर में कीर्ति आ जाती है। दादी, ये दहेज लेने देने के चक्कर में जेल तो बाद में होगी आप सबको। पहले तो ये जो आप इस तरह बिना मर्जी से लड़कियों की शादी का सोच रही है ना, वो भी इस तरह भेड़ बकरियों के जैसे, उसके लिए मैं आपको जेल भिजवा सकती हूँ। लो, ये एक और आ गई पुलिस अफसरनी, बस इसी की कमी रह गई थी। कीर्ति सबको अंदर भेज देती है। और दादी, आपको इनकी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने इनके लिए दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में बात कर ली है। ये अब वहां पढ़ेंगी। अपनी जान पहचान से इनकी पढ़ाई भी फ्री करवा दी है। और अब ये वापस यहाँ तभी आएंगी जब ये कुछ बन जाएंगी। अगले दिन कीर्ति अपनी बहनों को दूसरे शहर भेज देती है। वक्त गुजरता जाता है और सबकी पढ़ाइयाँ भी पूरी होती हैं और सब अपना अपना पेशा भी संभाल लेती हैं। नीलिमा की सारी बेटियां कुछ न कुछ बन गई थीं। नीलिमा पर जैसे देवी माँ ने खुद कृपा बरसाई थी। सभी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और पुलिस जैसे सम्मानजनक डिपार्टमेंट में थी। आस पड़ोस वाले जो नीलिमा को 9 बेटियां होने का ताना देते थे, अब वही बार बार कुछ न कुछ मदद मांगने नीलिमा के घर आते रहते थे। एक दिन की बात है, उनके मोहल्ले की औरत शांति उनके घर रोते हुए आती है। शांति उसी शर्मिला की सबसे छोटी बेटी थी जो शर्मिला नीलिमा की बेटियों के लिए अजीब से रिश्ते लाई थी। नीलिमा आंटी, प्लीज मेरी बेटियों को बचा लीजिए। अरे क्या हुआ? बीमार है, हॉस्पिटल जाना है, पैसे चाहिए, कुछ बोलो ना, क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, जो मेरी माँ आपकी बेटियों के साथ करना चाहती थी वो अब उनकी खुद की नातिन के साथ हो रहा है। मेरी बेटी अभी बस 19 साल की है। वो पढ़ना चाहती है पर उसकी दादी जबरदस्ती शादी कर रही है। लड़का बहुत अमीर है, वो बिना दहेज की शादी के लिए तैयार है, बल्कि वो कह रहा है कि मैं आपके दिन सुधार दूंगा। तो मेरी सास पैसे के लालच में उसकी शादी करवाने के लिए तैयार हो गई। आंटी, आप कीर्ति और सुकन्या दीदी को बोलिए ना कि मेरे साथ चले और मेरी मदद करे, वरना मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। नीलिमा बिना ज्यादा समय लगाए कीर्ति को सुकन्या को लेकर उसके साथ जाती है। वहां पर शर्मिला भी होती है। उसकी नजरें उठ ही नहीं रही होती। इतनी देर में सुकन्या और कीर्ति आ जाते हैं। हाँ भाई, क्या हो रहा है यहाँ? कौन किसकी शादी करवा रहा है? क्या चल रहा है यहाँ? मैं करना चाहता हूँ इस लड़की से शादी। क्या ये करना चाहती है? सुकन्या आशा से पूछती है। हाँ आशा, तुम राजी हो इस शादी के लिए? नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं। मैंने तो बहुत मना किया पर दादी ने इन्हें बुला लिया। दादी इनसे बहुत सारा पैसा ले रही है और मेरी शादी करवा रही है। भाई, ये शादी नहीं हो सकती। जब लड़की राजी नहीं है तो ये शादी नहीं हो सकती। सुकन्या और कीर्ति कानून और पुलिस के हवाले से आशा की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लेती हैं। मुझे माफ कर दो। जो गलती मैंने सालों पहले की थी, आज वही मेरे साथ होने जा रहा था। माँ जी, अपनी बेटियों को काबिल बनाइए और दूसरों की बेटियों को भी उन्हीं की तरह समझिए। आज आप देखिए, मेरी बेटियों ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ये सब सुनकर और देखकर शांता और कमल को भी अपनी बेटियों पर गर्व होता है। एक बहू की 3 सास। अब ये क्या बात हुई भला? एक बहू की 3 सास, ऐसा कहाँ होता है? तो भैया, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कुछ भी हो सकता है। जैसे हर किसी को शादी की खुशी रहती है, वैसी ही खुशी साक्षी को भी थी। शादी करके गोरी खूबसूरत लड़की साक्षी अपने पति रमेश के साथ अपने ससुराल चली आती है। साक्षी का गृह प्रवेश होता है। साक्षी के ससुराल में उसके स्वागत के लिए उसकी एक नहीं बल्कि 3 सास खड़ी थी, सुजाता, दामिनी और कोमल। अब ये देखकर साक्षी के होश उड़ जाते हैं। सुजाता, दामिनी, कोमल, अपनी बहू साक्षी का स्वागत करो। आजा मेरी बहू। और ये बिल्कुल चांद का टुकड़ा है मेरी बहू तो। रुक जाइए, साक्षी मेरी बहू है, इसीलिए इसका स्वागत मैं करूंगी। ये क्या बात हुई? मैं साक्षी की 3 नंबर की सास हूं, इसीलिए छोटी होने के नाते मैं साक्षी बहू का स्वागत करूंगी। साक्षी की बड़ी सास मैं हूं, इसीलिए साक्षी बहू पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। ऐसे कैसे हक है? हम क्या फालतू हैं क्या? हम भी दर्पण की पत्नियां हैं और रमेश हमारा भी बेटा है। फिर क्या था, तीनों में हो जाती है बहस शुरू।
ये देखकर साक्षी के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरी 3 सास है, ये कैसे? अरे अरे रुक जाओ तीनों, अरे मेरी बात, अरे चुप हो जाओ सबके सब। दर्पण की आवाज सुनकर सुजाता, दामिनी और कोमल तीनों खामोश हो जाते हैं। एक भी आवाज नहीं निकलेगा, चुप हो जाओ सबके सब। मछली बाजार बना के रख दिया है घर को। अरे मेरी 3 माँ, आप सब एक साथ साक्षी का स्वागत कीजिए ना। तीनों मिलकर एक साथ एक लाइन में खड़ी हो जाती हैं और साक्षी का स्वागत करके उसे घर में ले आती हैं। ये देखकर साक्षी के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, जब स्वागत मेरा इतना भयानक है तो आगे की जिंदगी कैसी होगी? रमेश बेटा, जाओ साक्षी बहू को लेकर अपने कमरे में जाओ, दोनों थक गए होगे ना। रमेश साक्षी को लेकर अपने कमरे में आता है। रमेश, ये सब क्या है? इस घर में मेरी 3 सास कैसे? ससुर जी की 3 पत्नियां हैं क्या? हाँ साक्षी, पिताजी की 3 पत्नियां हैं। क्या? पर क्यों? मतलब मेरा मतलब ऐसे कैसे? साक्षी, कोमल माँ, दामिनी माँ और सुजाता माँ, ये तीनों सगी बहनें हैं। जब पिताजी के लिए लड़की देखने गए तो पिताजी को दामिनी माँ पसंद आई और दादाजी को सुजाता माँ और दादी माँ को कोमल माँ पसंद आई थी। अब ये देखकर पिताजी, दादाजी और दादी माँ तीनों में वही बहस होने लगी थी। तभी दामिनी माँ, कोमल माँ और सुजाता माँ के पिताजी बलराम नाना जी ने अपनी तीनों बेटियों की शादी पिताजी के साथ करवाने का सोच लिया था। नाना जी ना दादी माँ को नाराज करना चाहते थे, ना दादाजी को और ना ही पिताजी को, क्योंकि दादाजी ने नानी जी पर बहुत एहसान किए थे और इसी की वजह से पिताजी की शादी तीनों बहनों के साथ हो गई। क्या? बाप रे, ये तो पूरी फिल्म की कहानी है। अरे तो रमेश, आप इन तीनों में से किसके बेटे हो? एक के भी नहीं, ये तीनों मेरी सौतेली माँ हैं। ये सुनकर साक्षी के होश उड़ जाते हैं। क्या? अरे बाप रे, यहाँ तो एक के बाद एक पत्ते खुल रहे हैं। तो आप किसके बेटे हो? चौथी पत्नी के? अरे नहीं नहीं साक्षी, मैं एक अनाथ हूँ। पिताजी और तीनों माँ ने मुझे गोद लिया था, तब से तीनों माँ ने मिलकर मेरी परवरिश की। उन्होंने कभी अपनी संतान पैदा नहीं होने दिए, ये सोचकर कि उनका प्यार मेरे लिए कम ना हो जाए। रमेश की ये सारी बातें सुनकर साक्षी का सर चकराने लगता है। थोड़े समय बाद रमेश सो जाता है, पर साक्षी जागती रहती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। साक्षी बहू, जा जल्दी मेरे लिए चाय बना दे। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। साक्षी रसोई में जाती है, तभी दामिनी वहां आती है। साक्षी बहू, मुझे 1 गिलास दूध गर्म करके ला दे बाहर। जी अभी लाती हूँ। इतना कहकर दामिनी बाहर सुजाता के पास आकर बैठ जाती है। तभी कोमल रसोई में आती है। साक्षी बहू, मेरे लिए चाय और 2 तेल के पराठे बना दे, मैं बाहर बैठी हूँ, जल्दी ला। कोमल भी बाहर अपनी बहनों के पास जाकर बैठ जाती है। बाप रे, ये तीनों की फरमाइशें तो अलग अलग हैं। पता नहीं साक्षी, अब क्या होगा तेरा? साक्षी फटाफट तीनों के लिए चाय, दूध और तेल के पराठे बनाकर एक साथ बाहर लाती है। साक्षी बहू, चाय बनाने में इतना समय लगता है क्या? माँ जी, दोनों माँ जी के लिए मैं चाय, पराठे और दूध गर्म कर रही थी, ये लीजिए। एक बात कान खोलकर सुन ले साक्षी बहू, तुम्हारी बड़ी सास मैं हूं, इस हिसाब से तुम्हें सबसे पहले मेरा कहना मानना चाहिए। जब पहले मैंने तुम्हें चाय को कहा तो तुमने पहले मेरे लिए चाय ले आना था, बाद में इन दोनों का काम करना था। ये क्या बात हुई सुजाता बहन? आप हर बात में क्या अपना बड़कपन दिखाती रहती हो? हम छोटे क्या फालतू हैं? साक्षी बहू, तू पहले मेरा कहना मानना, बाद में बाकियों का, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अरे अरे, ये क्या बात हुई भला? तुम दोनों बड़ी हो तो क्या अपनी मनमानी चलाओगी? साक्षी बहू, कल से सबसे पहले मेरे लिए चाय नाश्ता ले आना। फिर क्या था, तीनों बहनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है और बेचारी साक्षी फिर से हैरान हो जाती है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। साक्षी की तीनों सास साक्षी से खाना भी अलग अलग बनवाने लगी, उससे अलग अलग करके घर के काम करवाने लगी। पहले मेरा काम करके तीनों ने साक्षी को परेशान करके रख दिया। साक्षी बेचारी उस घर में नौकर की तरह अपनी तीनों सास की गुलामी करने लगी। उसका नींद, चैन, सुकून, हर चीज खत्म हो चुका था। साक्षी को अपने ससुराल में सांस लेना भी दुश्वार हो चुका था। वो अपनी तीनों सास के काम करते करते और उनके कहर से परेशान हो चुकी थी। एक दिन रात में साक्षी अपने कमरे में रोती बैठी थी। तभी रमेश साक्षी से कहता है, अरे क्या हुआ साक्षी, रो क्यों रही हो? रमेश, ये कैसे घर में शादी करके आ गई मैं? मेरी तीनों सास ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। एक कहती है पालक की सब्जी बनाओ, एक कहती है गोभी की सब्जी बनाओ और एक कहती है दाल रोटी बनाओ।
अरे तीनों की अलग अलग फरमाइशें पूरी करते करते मैं परेशान हो चुकी हूँ। एक कहती है मैं बड़ी हूँ तो पहले मेरा काम करो, दूसरी कहती है मेरा करो, तो तीसरी कहती है मैं छोटी हूँ तो पहले मेरा करो। अरे क्या मैं कोई नौकर हूँ, कोई मशीन हूँ जो लगातार काम करती ही जाऊँ? बस अब बहुत हो गया। अब मैं अपने मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए। अगर मुझे पता होता मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी ने पत्नियों की दुकान खोल रखी है तो मैं कभी आपसे शादी नहीं करती। साक्षी, तुम्हें घर के काम करने में भी इतना मुश्किल लग रहा है? अरे मेरी तीनों माँ के बारे में तुम ऐसा सोचती हो, उनका काम करना भी तुम्हें इतना मुश्किल लगता है? अरे जाओ अपने मायके। किसे ये धमकी दे रही हो? जाओ, निकलो यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ। साक्षी और रमेश के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब वहां आ जाते हैं। तभी साक्षी घर से जाने लगती है। ये देखकर दर्पण और उसकी तीनों पत्नियां साक्षी को रोक देती हैं। अरे क्या हुआ साक्षी बहू, क्यों घर से जा रही हो? क्या हुआ रमेश बेटा? तभी रमेश सबको सारी बात बताता है। अगर इसे इतना ही मुश्किल लग रहा है घर के काम करना तो जाइए यहाँ से। अरे नहीं नहीं रमेश बेटा, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। ये बेचारी तो अब तक वही करती आ रही थी जो हम इससे कहते आ रहे थे। हम तीनों इस बेचारी अकेली साक्षी बहू से नौकर की तरह घर के काम करवाने लगे। हम बहनों की लड़ाई में हमने ये सोचा ही नहीं कि ये बेचारी साक्षी का जीवन तो नौकर की तरह हो गया। हमें माफ कर दे साक्षी बहू, हम आज के बाद कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हाँ साक्षी बहू, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दे, हमने तेरे साथ बहुत गलत किया बहू। तीनों बहनें साक्षी से माफी मांगती हैं और साक्षी को रोक लेते हैं। उसके बाद तीनों बहनों ने साक्षी को परेशान करना ही छोड़ दिया और वो तीनों साक्षी के साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगे और साक्षी का काम में हाथ बटाने लगे।